ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स। एक बार थोड़ा सा कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में जान लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट दी एप्लीकेशंस। कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं, आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कंसंट्रेशन सेल्स, हालांकि आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो सबको याद भी होगा, जिसमें ईएमएफ इज produced due to concentration difference। concentration difference की वजह से EMF प्रोड्यूस होता है, उनको बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन सेल्स। ये कंसंट्रेशन डिफरेंस इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स आर इनसिग्निफिकेंट, कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है इनका, इसलिए इसके बारे में तो भूल जाओ, अभी नहीं पढ़ेंगे। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स जिनमें किस में डिफरेंस होगा, दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट। और इन ये क्यों ईएमएफ जनरेट करेंगी, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से। ये फर्दर दो टाइप से स्टडी की जाती हैं, विद ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या होता है, जो दो सेल्स हैं जिनके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस एक दूसरे पे, उनके सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जिस वजह से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। पिछले ही वीडियो में मैंने इसका ईएमएफ मेजर करना बताया था। और दूसरे थे विदाउट ट्रांसफेरेंस, ज्यादातर इसी को यूज करने वाले हैं, विदाउट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या आयंस। तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानो कि देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ या मूवमेंट ऑफ आयंस का नेट मूवमेंट नहीं होगा। कंसंट्रेशन सेल्स की एक खास बात क्या है कि कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर ओनली वन स्पीसीज, वन टाइप ऑफ आयंस आर इन्वॉल्व्ड। याद रहे, इनमें कभी भी आपको, जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर हम लोग ले लें तो उसमें सोडियम आयन का रिडक्शन हो रहा है और क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दो अलग अलग टाइप के आयंस। लेकिन कंसंट्रेशन सेल्स में या तो सिर्फ सोडियम आयंस होंगे या फिर क्लोराइड आयंस ही होंगे, एक ही टाइप के आयंस होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को रिडक्शन ऑक्सीडेशन आयंस पे फोकस नहीं करना है, किस पे फोकस करना है, उनकी कंसंट्रेशन पे। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो ही वो कंसंट्रेशन सेल्स हैं। बस ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, इन्हीं का ईएमएफ बताया था। और अब आप जैसे ही मैंने ये चीज लिखी होंगी तो तुम्हारे दिमाग में इमेज भी बन गई होगी कि हाँ, हमने ऐसे ऐसे ये सेल्स हमने ली थी। और ये वाला पॉइंट जरूर याद रखें, जैसे कि हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया और उसमें HCl लिया, तो सिर्फ HCl में सिर्फ हाइड्रोजन आयन का ही तो रिडक्शन हो रहा था और हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो सिर्फ हाइड्रोजन ही इन्वॉल्व थी और उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंस थी, और कुछ नहीं करना। बस ये बातें अगर ध्यान रखोगे तो आपको इजीली ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट। जो हमने ईएमएफ पिछले वीडियोस में निकाले थे उनको अप्लाई कैसे करना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपको वो इक्वेशन सारी याद हैं तो बहुत आसानी से आप लोग ये स्टडी कर लोगे। तो लेट अस स्टार्ट एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट्स, जो हमने पीछे किया था। तो सबसे पहले क्या है, इन कैलकुलेशन ऑफ, तो सबसे पहला है दैट इज डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, डेल्टा जी नॉट क्या होता है, ये भी बता देंगे, हालांकि आप सबको ये पता होना चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज सबको आइडिया है कि जो फ्री एनर्जी चेंज होता है, दिस इज द नेगेटिव यूजफुल वर्क डन।
जो कोई भी केमिकल प्रोसेस हो उस केमिकल चेंज के ड्यूरिंग कितना यूजफुल वर्क हुआ विद नेगेटिव साइन इज नोन एज द फ्री एनर्जी चेंज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है और वो केमिकल चेंज रिवर्सिबल है और रिवर्सिबल होके इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर चुका है, तो उस केस में जो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उन रेशियो को क्या बोला जाता है? दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये कांस्टेंट आएगा तो वो क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कंसंट्रेशंस की रेशियो को ही क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये है, ये चीज हमें मेजर करनी है बाय यूजिंग द ईएमएफ ऑफ द केमिकल सेल्स, कंसंट्रेशन सेल्स। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट वी हैव एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो फेमस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया गया है और उसने क्या प्रोड्यूस किया है? जिंक सल्फेट और कॉपर। तो ये इसमें आप देखें जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया और कॉपर +2 से कॉपर 0 में चला गया। तो जिंक का तो हो गया ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये कॉपर का हो गया रिडक्शन, तो रिडक्शन हाफ सेल। दोनों को अलग अलग बनाओगे, साल्ट ब्रिज के थ्रू जोड़ दोगे, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और दिस इज अ वेरी फेमस गैल्वेनिक सेल। तो अब क्या होता है इसी को समझते हैं। E naught of zinc ion to zinc, this is the reduction potential of zinc, and E naught of copper ion to copper, ये है मतलब this is the reduction potential of copper and this is the reduction potential of zinc। एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब ये केमिकल चेंज होगा तो उसमें जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसकी? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है वो क्या होगा? दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एक ग्राफ बनाने चलते हैं। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट बताता है पाथ ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन लेफ्ट टू राइट प्रोसीड कर रही है। तो जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो जो कॉपर है जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू विल गो ऑन डिक्रीजिंग। साइमल्टेनियसली कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो ये तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन थी और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। आप चेक कर सकते हो, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन है। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसका? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज डिक्रीजिंग और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर के बराबर आ गया। ठीक है, दोनों का बराबर आ गया। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल? सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? दैट विल बी E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। यही होता है, आप सबको मैं बता चुका हूं। तो E ऑफ कैथोड पे किसका रिडक्शन पोटेंशियल था भाई? रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का। तो E ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर माइनस E ऑफ जिंक आयन टू जिंक, तो दोनों बराबर हैं इस पॉइंट पे। तो ये क्या हो जाएगा? 0 एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू विच इज नॉट द स्टैंडर्ड एंड नॉट E नॉट ऑफ सेल इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, ये कुछ ना कुछ आएगा। इट इज ऑलवेज स्पेसिफिक। ये वैल्यूज कुछ ना कुछ है। आप सबको पता है -0.36 एंड 0.74 वोल्ट फॉर द जिंक एंड कॉपर। आप सबको आइडिया है मेरे हिसाब से इस बात का। तो उनकी वैल्यू तो आएगी, दैट विल बी 1.10 वोल्ट, वो तो आएगी स्टैंडर्ड ईएमएफ। पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अदर देन द स्टैंडर्ड कंडीशंस विल बी 0 एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये 0 हो जाएगा। ये आप हमेशा याद रखना कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे स्टैंडर्ड electrode potential is not 0, but what is 0? That is the electrode potential other than the standard conditions, that is 0. Okay,
तो अब इक्वेशन क्या होगी, दिस इज जिंक जब कॉपर आयन से रिएक्ट करता है तो इट गिव्स व्हाट, जिंक आयन प्लस कॉपर, और क्योंकि ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड से हैं तो वापस जिंक आयन कॉपर से रिएक्ट करके जिंक और कॉपर आयन भी दे देगा। और जब दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट। सो व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इट, तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन into concentration of copper divided by concentration of zinc into concentration of copper ion. You know very well कि concentration of copper solid state में and concentration of zinc is constant, ये constant है, and let that be taken as unity. 1 ले लिया तो K किसके बराबर हो गया, concentration of zinc ion by the concentration of copper ion, और इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्विंग द कंसंट्रेशन टर्म्स। अगर गैस होते तो आप पार्शियल प्रेशर भी ले सकते थे, तो दिस इज Kc कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, तो नाउ अप्लाई द नर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, E of cell is equal to E naught of cell माइनस RT बाई NF नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या है, जिंक आयन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स के लिए है, बार बार ये टर्म यूज कर रहा हूं, बट रिवर्सिबल इज नॉट नेसेसरी कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे भी आ जाए। अब अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गए तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ चुका है तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू 0, ये तो 0 आ गया अभी हमने देखा, तो 0 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस RT बाई NF। नेचुरल लॉग को लॉग लिख देते हैं 2.303 LOG कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। एक चीज और याद रखो, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया तो यहां पर इन दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, कंसंट्रेशन की रेशियो विल बी कांस्टेंट, और वो क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू Kc। तो इसको इधर ले आओ, माइनस E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस RT बाय NF 2.303 log ऑफ Kc। NF को इधर ले जाओ, माइनस NF E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस RT 2.303 पहले लिख देते हैं, 303 RT log ऑफ Kc। यही हो गया क्या नहीं। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डेल्टा G नोट क्या होता है, इज द नेगेटिव यूजफुल वर्क डन, और यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है ये, तो इसमें क्या होगा, डेल्टा G नोट किसके बराबर है, नेगेटिव यूजफुल वर्क डन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर ये यूजफुल वर्क डन है इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ये कैसा है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। और इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज और पोटेंशियल से। तो 1 मोल पे 1 फेराड, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस 1 फेराड, तो n मोल्स प्रोड्यूसेस n फेराड, दिस इज चार्ज एंड पोटेंशियल इज E नॉट ऑफ सेल, सो दैट इज डेल्टा G नॉट। तो ये डेल्टा G नॉट है, तो यहां पर पुट कर दें क्या, माइनस NF E नॉट ऑफ सेल की जगह पे डेल्टा G नॉट माइनस RT 2.303 RT log of Kc. So this is the relation. So delta G naught can be measured by using क्या यूज करते हुए, by using E naught of cell, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल से आप निकाल सकते हो, EMF से निकाल सकते हैं, एंड Kc कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग डेल्टा G नॉट वैल्यू। डेल्टा G नॉट वैल्यू को यूज करते हुए आप Kc निकाल सकते हैं। मैं इसकी सिंपल फॉर्म भी लिख देता हूं, तो log ऑफ Kc इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G नॉट बाय 2.303 RT। लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। एंटी लॉग ले दें, एंटी लॉग इसका बेस 10 है तो ये 10 की पावर चला जाएगा, माइनस डेल्टा G नॉट बाय 2.303 RT। सो दिस इज इक्वल टू Kc। अगर लॉग ना लेके नेचुरल लॉग ऑफ Kc लिखते हो
तो माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी रह जाएगा, 2.303 तो नहीं आएगा। अब बेस ई है तो के सी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी, ई रेज टू दी पावर माइनस दिस वन। तो यहाँ पे ई था इसका बेस एक्सपोनेंट, और यहाँ पर क्या था, log 10, बेस 10 था, तो 10 की पावर चला गया, यहाँ ई की पावर चला गया। होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो कैसे हम लोग डेल्टा जी नॉट और ई नॉट ऑफ सेल, डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं और के सी निकाल सकते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट एप्लीकेशन इन कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ वी प्रोसीड विद द सेकंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन इज द मेजरमेंट ऑफ, या इन कैलकुलेशन ऑफ, इन कैलकुलेशन ही है, चलो, इन कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसीज ऑफ आयंस, वैलेंसीज ऑफ आयंस। जो आयंस मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया, कंसंट्रेशन सेल्स में एक पर्टिकुलर टाइप के आयंस इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए हैं। तो वैलेंसी क्या होती है, टेंडेंसी टू लूज और गेन आयन, टेंडेंसी टू लूज और गेन, नॉट आयन, टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालना है, ठीक है, वो निकालेंगे। तो हम सबको पता है, एज वी नो, पहले तो हम लोग एक कंसीडर करते हैं, लेट वी हैव अ सेल, concentration cell without transference of electrolyte, without transference of electrolyte, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसफेरेंस नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक हाइड्रोजन ले लिया H पॉजिटिव के साथ में, और उसकी एक्टिविटी है A1, साल्ट ब्रिज डाल दिया, दूसरा सेम इलेक्ट्रोलाइट है बट उसकी कंसंट्रेशन अलग है, और दिस इज हाइड्रोजन एट 1 एटमॉस्फेयर, दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, दिस इज आल्सो 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अब इसकी EMF किसके बराबर आएगा, ये हम लोग निकाल चुके हैं, RT बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ A2 बाय A1। एक्टिविटी ऑफ दिस सेल, व्हाट इज इट, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है वो एनोड, जो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है वो कैथोड। तो ये है E इज इक्वल टू RT बाई NF, N की वैल्यू यहाँ पे 1 है, हमें पता है, पर कुछ केसेस में पता नहीं चलेगा कि कितने चार्ज है, वो सीधा लिखेगा मर्क्यूरस नाइट्रेट या मरकरी नाइट्रेट, तो हमें पता ही नहीं कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या उसकी के ऊपर चार्ज कितना है, 1 है 2 है। तो वो हमें निकालने के लिए चार्ज या वैलेंसी कितनी है मरकरी की उस पर्टिकुलर साल्ट में, तो वो निकालने के लिए हमें ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कैसे आई है बताऊं, तो चलो थोड़ा आइडिया देता है, आगे नहीं बताएंगे। ये एक सेल ले लिया है, ये दूसरा सेल ले लिया, हाफ सेल सॉरी, तो ये है कैथोड, ये है एनोड, यहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया है, यहां पे ये दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया है, ठीक है। दोनों के केस में इलेक्ट्रोड सेम है, साल्ट ब्रिज ले लिया है, सबको आइडिया होगा। ये लोड के थ्रू जोड़ देते हैं आउटर सर्किट में, यहाँ से हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर पे पास की गई है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर पे पास की गई है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर में मैं करवा चुका हूँ, जस्ट थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूँ। यहाँ पे HCl A2 एक्टिविटी है और यहाँ पे HCl ही है बट A1 एक्टिविटी है, ठीक है। तो क्या होगी एनोड पे रिएक्शन, क्या होगी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन से H पॉजिटिव हाफ ऑफ H2 लिख देते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम हमेशा क्या मेजर करते हैं, इसकी एक्टिविटी A1 है, A1 लिख दे, तो लेट दिस बी इक्वेशन 1। तो हम लोग हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमेशा रिडक्शन हाफ रिएक्शन की निकालते हैं, तो इसको मैं रिडक्शन हाफ की फॉर्म में लिख देता हूँ, गिव्स हाफ H2। तो अब इसकी E वैल्यू निकालें, E नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू H2 माइनस RT बाई N इज 1F, नेचुरल लॉग ऑफ हाइड्रोजन गैस है हालांकि, पर इसकी हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं,
जो इसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर ले रहे हैं, तो इसलिए ये 1 ही लिख देते हैं डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमने A1 ले ली। व्हाट इज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ इट? अच्छा ये एनोड था तो EA लिख देता हूँ। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 0, तो माइनस RT बाय F 1F नेचुरल लॉग ऑफ A1 रेज टू द पावर -1। तो -1 को आगे ले जाओ, RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ A1, दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ऐसे ही आया था। ये आपको करना नहीं है, ये तो मैं बस आपको बता रहा हूं कि ये आई कैसे है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हमें क्या क्रैम ही करना है क्या। एग्जामिनर तो बहुत चेंजेस कर सकता है इसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ईएमएफ मेजर कैसे करते हैं। अब कैथोड पे बात करते हैं। कैथोड पे H पॉजिटिव, इसकी एक्टिविटी A2 है, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, तो इसका ईएमएफ कितना आ जाएगा? E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ, दिस इज कैथोड, H पॉजिटिव टू H2 माइनस RT बाय 1F नेचुरल लॉग ऑफ A1, तो डिवाइडेड बाय 1 बाय A2 हो जाएगा, ऊपर ले जाओ A2 की पावर -1। इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0 है, तो कैथोड कितना आ गया? RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ A2, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब E ऑफ सेल कैसे निकालते हो? E ऑफ सेल इज इक्वल टू E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, तो कैथोड कितना है? RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ A2 माइनस RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ A1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ A2 बाय A1, सो दिस इज E। आ गया कि नहीं आ गया? E ऑफ सेल आ गया हमारे पास। जो सेल हमने ली थी कैसी? दिस इज द सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस। अब देखो कैसे विदाउट ट्रांसफेरेंस है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन एक्टिंग एट कैथोड, दिस इज एक्टिंग एट एनोड, प्रोसीडिंग एट एनोड एंड कैथोड। तो दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? A2 से H पॉजिटिव आयन A1। तो कोई भी आप लोग चेक करेंगे तो यहां पर आयंस का डायरेक्ट ट्रांसफेरेंस नहीं है, देयर इज नो डायरेक्ट ट्रांसफेरेंस ऑफ आयंस, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ रहा है। कंसंट्रेशन का डिफरेंस आप लोग चेक कर सकते हैं, एक ही टाइप के आयंस हैं दोनों तरफ, सिर्फ उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। तो इसीलिए इसको कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस ऑफ आयंस या इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। तो इसका ईएमएफ आ गया ये। तो हम लोग बस ये आप लोगों को नोट भी नहीं करना, ये आप लोगों ने पहले से किया हुआ है। तो अभी आपको क्या पता करना था? E इज इक्वल टू RT बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ A2 बाय A1। वहां पे तो हमें पता था इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हैं, बट कई सारे केसेस में तो पता नहीं चलेगा ना, जैसा मैंने पहले बताया। तो N क्या है? N इज द वैलेंसी ऑफ आयन, वैलेंसी ऑफ आयन इन्वॉल्व इन कंसंट्रेशन टर्म, इन्वॉल्व इन कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल में जो आयन इन्वॉल्व है उसकी वैलेंसी है। तो लेट A2 इज द एक्टिविटी, A2 बाय A1 इज इक्वल टू C2 बाय C1। हम मान लेते हैं, हमें पता है कि एक्टिविटी जो है दैट इज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन, तो हमने इसको कंसंट्रेशन के बराबर ही मान लिया। तो E किसके बराबर होगा? RT बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ C2 बाय C1, यही हो जाएगा। नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट कर दो तो 2.303 RT बाय NF लॉग ऑफ C2 बाय C1, दिस इज इक्वल टू EMF। ठीक है, अब क्या करेंगे? अगर मुझे सिर्फ कंसंट्रेशन दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की पता हो तो मैं क्या निकाल लूंगा? क्या मेजर कर सकता हूं? आई कैन इजीली मेजर दी N वैल्यू ऑफ N। T इज इक्वल टू 298 केल्विन मान लें, R की वैल्यू इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। जूल को आप कुलाम्ब वोल्ट भी लिख सकते हो, पर मोल पर केल्विन। ओके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ F? 96,500 कुलाम्स। ठीक है, EMF हम लोगों ने मेजर कर ही लिया था, EMF मेजरमेंट। ये तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, एक्सपेरिमेंटली हम EMF मेजर कर चुके, कंसंट्रेशन C1 हमें पता है, और ये वैल्यू सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो तो E किसके इक्वल आ जाएगा? 0.059 बाय N लॉग ऑफ C2 बाय C1। तो दोनों की कंसंट्रेशन आप मेजर कर लें, एक्टिविटी भी दे सकता है एग्जामिनर और आप लोगों को C कंसंट्रेशन भी दे सकता है, तो आप दोनों ही यूज कर सकते हैं।
Clear? So this is all about the calculation of valencies of ions. Hopefully कर सकते हो. तो लेंथी नहीं था, छोटा सा ही था, बट मैंने क्योंकि कंसंट्रेशन सेल भी एक्सप्लेन कर दी इस और उसका ईएमएफ भी बता दिया कैसे निकाला गया, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा लेंथी लगा हो. नेक्स्ट आता है इन कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी. Solubility, this is the third application in calculation of solubility. This is denoted by small s and solubility product. This is important. ये आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा. KSP मतलब रियल कंसेप्ट तो यही है, और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं. Okay, let us omit it. Now let us see in calculation of solubility and solubility products. तो इसके लिए आपको सबसे पहले solubility पता होनी चाहिए. What is solubility? तो solubility को small s से डिनोट कर देंगे. It is the concentration of sparingly soluble salt या of any इलेक्ट्रोलाइट. आप साल्ट भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट और साल्ट इन सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन एट सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर क्या कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की या साल्ट की सॉल्यूशन में, दैट इज नोन एज दी सोल्यूबिलिटी. तो सोल्यूबिलिटी कुछ नहीं है, वो क्या है, कंसंट्रेशन ही है. क्लियर? तो सोल्यूबिलिटी हम लोग बताएंगे कि कंसंट्रेशन है. सैचुरेशन पॉइंट वो होता है जिसमें नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट. अब और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है. जो स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स सबको पता होगा. स्पेरिंगली सोल्यूबल जो कम घुलते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स form saturated solution at very low concentration. ठीक है, बहुत ही कम कंसंट्रेशन पर वो क्या बना लेते हैं, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है. सो solubility, what is the solubility मतलब concentration, solubility of such salts is very low. बहुत ही कम होती है इनकी solubility. Solubility is not a process, it is the concentration. Okay, for example, like silver chloride है, ये बहुत कम घुलता है, कम घुलेगा पानी के अंदर, तो इसीलिए इसकी solubility टर्म यूज की जाएगी, ना कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये टर्म यूज ना करें. क्या यूज करें उनके लिए, आप सोल्यूबिलिटी के. इसकी सोल्यूबिलिटी ये है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन किस में मेजर की जाएगी, सोल्यूबिलिटी में. ठीक है. नेक्स्ट आता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट. सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, सोल्यूबिलिटी क्लियर है. सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय KSP. तो ये क्या है, जैसे कि हमारे पास AgCl था, ये टूट गया किसमें, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन में. जैसे इसको डिसॉल्व किया गया, ये सॉलिड था और ये एक्वस पानी के अंदर डिसॉल्व किया, तो ये इतने आयंस में टूट गया. बट क्योंकि ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है, तो बहुत कम आयंस में डिसोसिएट, आयनाइज होगा. इट इज बेटर टू राइट आयनाइज. ओके, तो क्या होगा, तो बहुत कम आयंस बनेंगे. तो यहाँ पर क्योंकि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जिस प्रोसेस से वो सॉल्वेट हो रहा था, उसी रेट से वो क्या हो रहा है, वापस क्रिस्टल्स में भी कन्वर्ट हो रहा है. ये तो हो रहा है सॉल्वेटेड आयंस, और ये वापस आयंस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉलिड में. सो दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट. ये सैचुरेशन पॉइंट है. क्लियर? तो यहाँ पर K की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव. तो ये कांस्टेंट है, तो सिल्वर क्लोराइड की तो यूनिटी ले लेंगे ना, दैट इज कांस्टेंट. तो इसको बोलेंगे, इसकी कंसंट्रेशन S है और इसकी कंसंट्रेशन S इज सोल्यूबिलिटी, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट पे है. तो एट सैचुरेशन पॉइंट पे ये कंडीशन आएगी. ये मैं आप लोगों को
बता चुका हूं, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो आप लोग 11th क्लास में सोल्यूबिलिटी का मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज S इंटू एस, दिस इज नॉन एज दी, क्योंकि यहां पर गुना किसकी है, सोल्यूबिलिटी की, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो व्हाट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एट सैचुरेशन पॉइंट पे आयंस की कंसंट्रेशन की गुना को क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बोला जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं। अब देखेंगे कि ये कैसे सोल्यूबिलिटी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन सेल्स। क्लियर, लेट वी have a concentration cell without transference of electrolyte। मैं बार बार बोल रहा हूं ये विदाउट ट्रांसफेरेंस, विद ट्रांसफेरेंस लेके भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको सिर्फ ईएमएफ मेजर करना आना चाहिए। तो क्या है, तो ऐसी सेल का ईएमएफ क्या होगा, RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ A2/A1। A2 जो है, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ, याद है आप लोगों को एक्टिविटी राइट हैंड साइड में क्या था, एक्टिविटी ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, और A1 इज द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये एक्टिविटी क्या है, रिडक्शन हाफ सेल, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन of reduction half cell, and this is the of electrolytic solution of oxidation half cell. So this is A2 and A1। बस इतनी सी बात याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां से अगर if either of the electrolyte अगर इनमें से कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट is sparingly soluble then the activity or concentration is measured in form of solubility। किस फॉर्म में मेजर करेंगे, सोल्यूबिलिटी की फॉर्म में। आप उसकी एक्टिविटी या कंसंट्रेशन को सोल्यूबिलिटी लिखेंगे। तो मैंने जैसा माना था, लेट A2/A1 is equal to C2/C1। नॉट एग्जैक्टली इट इज इक्वल, बट हम मान लेते हैं कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन ही कंसंट्रेशन के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, तो E is equal to RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ C2/C1, यही हो जाएगा। एक और मान लेते हैं, लेट द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ oxidation half cell is consisting of sparingly soluble electrolyte। sparingly soluble electrolyte है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या फिर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो क्या होगा, देन C1 विल बी इक्वल टू स्मॉल s, किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू सोल्यूबिलिटी। तो इसको सोल्यूबिलिटी बोल देंगे, तो दिस इज स्मॉल s। तो क्या बन जाएगी अब हमारे पास, E इज इक्वल टू RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ C2/S। तो यहां से क्या मेजर कर पाओगे, C2 हमें पता हो, R पता, T पता, N पता, F पता, EMF हमें पता, तो क्या निकाल सकते हैं, मैं लिख देता हूं। चलो, जब T हमारे पास क्या है, पहले इसको नेचुरल लॉग को हटा के लिखते हैं, E इज इक्वल टू 2.303 RT/NF लॉग ऑफ C2/C1। वही सेम टेम्परेचर 298 केल्विन ले लें, R की वैल्यू 8.314 कूलाम्ब वोल्ट पर मोल पर केल्विन ले लें,
एफ इज फेराडेज कांस्टेंट 96,500, ये सारी वैल्यूज पुट करते हो तो यू विल गेट 0.059 बाय एन log ऑफ C2 बाय C1 की जगह पे S। तो अब आपको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, C2 पता होना चाहिए, N अभी निकाला ही था, और E पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता हो तो सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट दी सोल्यूबिलिटी, और सोल्यूबिलिटी आ जाएगी तो KSP भी आ जाएगा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? हम लोग इजीली सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आएगा। ओके, सो लेट वी आर हैविंग अ सेल, फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, क्या ले लें, लाइक सिल्वर ले लिया, ठीक है, इट इज सेचुरेटेड विद n/10 KCl सॉल्यूशन, n/10 KCl सॉल्यूशन सेचुरेटेड विद AgCl के साथ सेचुरेट। अगर यहां पर देखोगे अदरवाइज इस सेल के अंदर आपको सिल्वर कहीं नहीं मिला, तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए हम लोग ये नहीं करेंगे। यहाँ पे साल्ट ब्रिज ले लेते हैं विच इज फिल्ड विद द अमोनियम नाइट्रेट से भरा है साल्ट ब्रिज, और यहाँ पर ले लिया हमने सिल्वर नाइट्रेट, और ये है सिल्वर, ठीक है। इसकी नॉर्मेलिटी n/10 ले लेते हैं, ओके, n/10 है तो इसको n/100 ले लेते हैं। डिफरेंट, मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं डिफरेंट कंसंट्रेशन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहां से दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ सेल एनोड, दिस इज योर रिडक्शन हाफ सेल कैथोड, एंड दिस इज द साल्ट ब्रिज फिल्ड विद, किससे भरा हुआ है, फिल्ड विद अमोनियम नाइट्रेट, ओके, ये है। अब चेक, अब मैं सेल बनाने जा रहा हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस इज वन सेल, दिस इज दी अनदर सेल। हालांकि ये होती है आपका एनोड और ये होता है कैथोड, बट क्योंकि मैं कंसंट्रेशन सेल स्टडी करवा रहा हूं इसलिए मैंने पहले ही इसको उल्टा लिखा, उसकी वजह बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहां पे मैंने सिल्वर को इमर्स कर दिया है किसमें, दिस इज सिल्वर, लेफ्ट हैंड साइड में बाय कन्वेंशन ही होता है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है और इसको भरा गया है, दिस इज KCl, कितना है n/10 KCl solution saturated with सिल्वर क्लोराइड। अब ये सिल्वर क्लोराइड के साथ कैसे सेचुरेट किया गया है, तो इसमें क्या करते हैं कि n/10 KCl solution plus 1 to 2 drops of सिल्वर नाइट्रेट की 1 से 2 ड्रॉप ही डालनी है, ज्यादा नहीं डालना है, बहुत कम डालना है, कोई जरूरी नहीं 1 डालो 2 डालो 3 डालो, आप लोगों को वो उतनी ड्रॉप्स डाल दी। ये क्या करेगा, दिस सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद KCl टू प्रोड्यूस सिल्वर क्लोराइड प्लस KNO3, तो दिस इज द सिल्वर क्लोराइड। अब जो सिल्वर क्लोराइड है इज स्पेरिंगली सोल्यूबल, और हमें नहीं पता इसका कितना अमाउंट है यहाँ पे, वो हमें निकालनी है। स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में स्पेरिंगली सोल्यूबल है, सो इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट कैन आल्सो फॉर्म क्या बना सकती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बहुत कम अमाउंट भी बना सकती है, ठीक है। तो ये यहां पर जो सिल्वर आयन की अमाउंट है वो बहुत कम है, समझ गए। और बाय कन्वेंशन जो कम होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिया जाता है और जो ज्यादा है वो राइट हैंड साइड में। अब आ जाओ इधर, यहां पर भी क्या था, ये सिल्वर है, दिस इज सिल्वर, और यहां पे ये क्या लिया है n/100 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो आप लोग देखें इसमें कुछ, दिस इज साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज फिल्ड विद द अमोनियम नाइट्रेट से भरा हुआ है। बार का सर्किट हम लोग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे जी, ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है, यहां पर आप देखें, यहां पे n/100 है, यहां पे n/10 है, तो तुम लोग कहोगे सर ये ज्यादा,
यहाँ पे n/10 मतलब 0.1, तो ये ज्यादा कंसेंट्रेटेड है एज कंपेयर टू इट। आप कह रहे हो कि यहाँ पे कंसेंट्रेशन कम है, तो मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमेशा कंसेंट्रेशन सेल्स के अंदर एक पर्टिकुलर आयंस की बात होती है। यहाँ पर अगर आप लोग बात करें n/10 KCl सॉल्यूशन, तो पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन है, तो इससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल फॉर अस। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन अलग है। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिएक्शन क्या होगी, अगर ये रिएक्शन होती तो सिल्वर से सिल्वर आयन प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं बनता क्या? और यहाँ पे सिल्वर आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गेट रिड्यूस टू गिव सिल्वर, ये रिएक्शन होनी चाहिए हमारे पास। तो सिल्वर की है यहाँ पे कंसेंट्रेशन इसकी A1 ले लेते थे, तो क्योंकि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है तो इसको S ले लेते हैं। और राइट हैंड साइड वाले की कंसेंट्रेशन हम लोग कितनी लेते थे, इसकी लेते थे C2 कंसेंट्रेशन होगी। आगे समझ में बात? मेरे हिसाब से आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। अब इसका EMF निकालें, तो EMF किसके बराबर आएगा, RT बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N फॉर इट, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 1, तो 1F नेचुरल लॉग ऑफ C2 बाय S सोल्यूबिलिटी। तो हमें ये S नहीं पता, EMF हमें पता है, एक्सपेरिमेंट से निकाल चुके हैं। RT बाय F अगर टेम्परेचर वही 298 होता तो 0.059 नेचुरल लॉग की बजाय लॉग हो जाता। व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ C2 की कंसेंट्रेशन, यहाँ सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन क्या है, N/100 दैट इज 0.01 बाय S। तो एवरी वैल्यू इज नोन टू यू, दिस इज EMF पता चल जाए तो सोल्यूबिलिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो EMF हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए या नहीं समझ गए? सोल्यूबिलिटी आ गई। अब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां तक क्लियर है सभी को, सोल्यूबिलिटी आ चुकी। अब मुझे इसी की, मान लो कि इसका जो S की वैल्यू आई है वो आ गई क्या, लेट वैल्यू ऑफ solubility product be solubility not solubility product, solubility be S है इसकी solubility। क्लियर है? तो हमने कंसंट्रेशन निकाल ली इस सॉल्यूशन के अंदर कि कितना सैचुरेशन पॉइंट पे कितना सिल्वर आयन है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोग जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा Ag पॉजिटिव C2 से Ag पॉजिटिव S, ये आएगी आपके पास। क्लियर है? तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या थी, कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा थी, इसकी कम थी। यही तो हम लोग बताते आ रहे हैं कि हमेशा राइट हैंड साइड में वो लेंगे जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कम है। समझ रहे हो? कंसंट्रेशन कम क्यों है? क्योंकि ये स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट से बना है और इसमें हमें सिर्फ सिल्वर आयन पे फोकस करना है। KCl की नो डाउट कंसंट्रेशन ज्यादा है। ओके, सो नाउ लेट अस सी। अब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। तो सिल्वर क्लोराइड जो है, अगर मुझे सिल्वर क्लोराइड की सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालनी हो तो KSP किसके बराबर आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन। लेकिन जो सिल्वर क्लोराइड है दैट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल। अगर इसकी सोल्यूबिलिटी S है तो क्या इसकी भी सोल्यूबिलिटी S होगी? तो आप कहोगे कि नहीं सर, क्योंकि सिल्वर आयन जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो स्पेरिंगली सोल्यूबल है। तो एज सिल्वर क्लोराइड इज स्पेरिंगली soluble in water, hence concentration of chloride ion in solution due to silver chloride is negligible। तो वो तो नेग्लिजिबल है, तो फिर क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन किस वजह से है? तो KCl इज अ वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो KCl तो पूरा टूटेगा। ठीक है, KCl किस में टूट जाएगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर इसकी कंसेंट्रेशन 0.1 है 1/10, तो इसकी भी कंसेंट्रेशन क्या है 0.1। क्लियर है? सो कंसेंट्रेशन ऑफ chloride ion in solution, electrolytic solution, is due to KCl only, या mainly due to KCl।
बहुत कम है AgCl की वजह से, तो नेग्लिजिबल है, इज ड्यू टू KCl. एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन ड्यू टू KCl इज 0.1. तो व्हाट इज KSP इक्वल टू सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन एस हम निकाल चुके थे, व्हाट इज दिस इनटू 0.1. दिस इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. क्लियर है? तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप सोल्युबिलिटी से निकालेंगे. सोल्युबिलिटी सिल्वर आयन की हम निकाल चुके हैं, वहां से चेक कर सकते हो. क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन हमने उसके इलेक्ट्रोलाइट से निकालनी है. तो दिस इज अबाउट द इन कैलकुलेशन ऑफ सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट.